नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र दीक्षित की अंडरवर्ल्ड डायरी मेरे इस खास शो में आपका स्वागत है। अपनी इस डायरी के पन्नों से मैं फिर एक बार एक कहानी लेके आया हूं, मुंबई के उस दौर की जब मुंबई शहर पर अंडरवर्ल्ड हावी हुआ करता था और गैंगस्टर शहर पर राज किया करते थे। उनका खौफ हर तरफ बिखरा हुआ था। तो ये कहानी उसी दौर से जुड़ी हुई है। देखिए, मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा नाम दाऊद इब्राहिम, जिसे कि अब एक आतंकवादी भी माना जाता है, जिसे ग्लोबल टेररिस्ट के तौर पर घोषित किया गया है और दुनिया के कई देशों की पुलिस उससे तलाश रही है। उस दाऊद इब्राहिम को पकड़ने में या फिर उसको मारने में अब तक हमारी एजेंसियां नाकाम रही हैं। वह हमारे हाथ अब तक नहीं आया है। लेकिन इसके बावजूद सरकार की कोशिश रहती है कि उसकी गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके और उसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। इसी के तहत साल 2000 से भारत सरकार की ओर से इनकम टैक्स कानून या फिर सफेमा कानून के तहत उसकी संपत्तियों को जब्त करके उनकी नीलामी का आयोजन किया जा रहा है। ऐसी पहली नीलामी साल 2000 में दक्षिण मुंबई के होटल डिप्लोमेट में आयोजित की गई थी। लेकिन उस नीलामी में एक भी शख्स बोली लगाने के लिए नहीं आया। मीडिया ने इस बात को इस अंदाज में पेश किया कि दाऊद भले ही मुंबई से हज़ारों किलोमीटर दूर पाकिस्तान के कराची में बैठा हो, लेकिन उसका खौफ अब भी मुंबई में कायम है। दाऊद की संपत्ति की नीलामी में एक भी आदमी नहीं आया। इस बात ने कईयों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया। साल 2001 में फिर एक बार दाऊद की संपत्तियों की नीलामी हुई उसी ठिकाने पर। इस बार दिल्ली के एक वकील, जो कि तब शिवसैनिक भी थे, जिनका नाम अजय श्रीवास्तव है, वे मुंबई पहुंचे इस नीलामी में बोली लगाने के लिए। वे एकमात्र शख्स थे जिन्होंने की बोली लगाई थी और इस नीलामी में उन्होंने दाऊद इब्राहिम की 2 दुकानें, जो कि दक्षिण मुंबई के नागपाड़ा इलाके में थी, उन्हें जीत लिया। अब नीलामी में कागज़ पर तो उन्होंने उन दोनों दुकानों को जीत लिया, लेकिन 25 साल बीत चुके हैं। इन 25 सालों में आज भी वे उन दुकानों पर अपना कब्ज़ा हासिल नहीं कर पाए हैं। वे दोनों दुकानें दाऊद की बहन हसीना पारकर के कब्ज़े में थी और हसीना पारकर ने उनका कब्ज़ा छोड़ने से इनकार कर दिया था। कब्ज़ा हासिल करने के लिए मुंबई के स्मॉल कॉजेस कोर्ट में अजय श्रीवास्तव ने एक लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़ी। शुरुआत में जब उनकी ओर से अदालत में मामला दायर किया गया तो पेशी पर हसीना पारकर आती ही नहीं थी। लेकिन फिर जब अदालत की ओर से चेतावनी दी गई कि अगर सामने वाले पक्ष की ओर से कोई नहीं आता है तो फिर इस सिलसिले में एक तरफा ऑर्डर दिया जाएगा, यानी कि एक्स पार्टी ऑर्डर दिया जाएगा। तो इसके बाद से हसीना पारकर के वकील ने भी सुनवाई में आना शुरू कर दिया। लेकिन जब फैसला आया तो वो अजय श्रीवास्तव के पक्ष में था। अजय श्रीवास्तव ये मुकदमा जीत गए, लेकिन इसके बावजूद अजय श्रीवास्तव को उन दोनों दुकानों का कब्जा अब तक नहीं मिल पाया है। कुछ इसी तरह की कहानी दिल्ली के ही जैन बंधुओं की भी है। 2001 में एक और बार नीलामी हुई और दिल्ली से जैन बंधु पीयूष जैन और हेमंत जैन, ये दोनों दिल्ली के कारोबारी हैं, वे दोनों भी मुंबई पहुंचे और इन्होंने संपत्ति की नीलामी में बोली लगाई और मुंबई के तारदेव इलाके में उमेरा इंजीनियरिंग वर्क्स है, 144 फुट की ये दुकान है, उस पर बोली लगाई और जीत गए। लेकिन इस संपत्ति को नीलामी में जीतने के बाद जब वो इसकी रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्रार के दफ्तर में गए तो वहाँ पर रजिस्ट्रार ने संपत्ति इनके नाम दर्ज करने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि केंद्र सरकार की ओर से नियम बनाया गया है कि केंद्र सरकार की किसी भी संपत्ति का किसी और के नाम पर जो है नामांतरण नहीं किया जा सकता। इसके बाद जैन बंधुओं के दिल्ली और मुंबई के बीच कई चक्कर लगे। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस तक से भी फरियाद की कि दाऊद की संपत्ति, जो कि उन्होंने कानूनन नीलामी में जीती है, उसे दिलाने में मदद की जाए। केंद्र सरकार के कई दफ्तरों के चक्कर लगाए और आखिर में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के रजिस्ट्रार को चिट्ठी लिखकर बताया कि ऐसा कोई भी नियम नहीं है, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि उनके अधीन रही संपत्ति जो कि किसी ने अगर नीलामी में जीती है तो उसके नाम पर ना किया जाए। जब ये स्पष्टीकरण आया
तो उसके बाद महाराष्ट्र सरकार के रजिस्ट्रार जैन बंधुओं के नाम पर संपत्ति ट्रांसफ़र करने को तो तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त लगा दी। शर्त ये लगाई कि आपको जो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन की जो बढ़ी हुई फीस है वो करीब 1.5 लाख की थी, उसको चुकाना होगा। स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन का जो शुल्क है, जो कि 2001 में बहुत कम था और 2019-20 आते आते बहुत ज़्यादा हो गया था। तो 2019 के आसपास में जब ये स्पष्टीकरण हुआ कि संपत्ति इनके नाम पर ट्रांसफ़र हो सकती है, तो रजिस्ट्रार ने कहा ठीक है कर देते हैं, लेकिन आपको स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन की ये बढ़ी हुई कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अब संपत्ति की कीमत थी जो नीलामी में बोली लगाई थी वो सिर्फ 2 लाख की थी और उस पर स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन 1.5 लाख रुपया। ये बात जैन बंधुओं को नागवार गुजरी और उन्होंने इस मुद्दे को अदालत में चैलेंज किया और कहा कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। 2 लाख की संपत्ति पर 1.5 लाख स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है। काफ़ी लंबे वक्त तक अदालत में मामला चलता रहा, तारीख पर तारीख पड़ती रही और आखिर में परेशान होकर जैन बंधुओं ने उस बढ़ी हुई स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क को भरने का फैसला किया और हाल ही में उन्होंने ये शुल्क चुका दिया। और अब कागज पर दाऊद की संपत्ति उमेरा इंजीनियरिंग वर्क्स का वो कारखाना तारदेव इलाके का, ये इनके नाम पर हो गया है, लेकिन अजय श्रीवास्तव की तरह ही जैन बंधुओं के हाथ में अब तक उसका कब्जा नहीं मिला है। अभी भी दाऊद के लोगों का कब्जा उस संपत्ति पर बरकरार है। दाऊद की संपत्ति पर बोली लगाना या फिर नीलामी में जीती हुई संपत्ति को हासिल कर पाना एक टेढ़ी खीर साबित हो रही है। सोचिए कि एक शख्स साल 2001 में दाऊद की 2 दुकानें जीतता है नीलामी में, लेकिन आज तक उसे कब्जा नहीं मिल पाता। उसी साल कोई शख्स दाऊद के एक कारखाने को नीलामी में हासिल करता है, लेकिन उसके नाम पर कागज बनते बनते ही 23 साल बीत जाते हैं और कब्जा अब भी उसे नहीं मिलता। ये तो सरकार की लेट लतीफ़ी का एक एग्जाम्पल था, एक मिसाल थी, लेकिन इसके साथ साथ एक खतरा भी मोल लेता है वो शख्स। मिसाल के तौर पर साल 2016 में एस बालाकृष्णन नाम के एक वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने पाकमोडिया स्ट्रीट में दाऊद के एक रेस्टोरेंट, रौनक अफरोज़ नाम का रेस्टोरेंट था, उस पर बोली लगाई थी, नीलामी में शामिल हुए थे। तो छोटा शकील की तरफ से उनको जान से मारने की कोशिश की गई, लेकिन वक्त रहते मुंबई पुलिस को भनक लग गई और शकील का वो ऑपरेशन नाकामयाब रहा। अजय श्रीवास्तव को भी इसी तरह से शकील गिरोह की ओर से धमकी भेजी गई। सरकार आए दिन दाऊद की संपत्तियों की नीलामी का ऐलान तो कर देती है, लेकिन नीलामी जीतने वालों को फिर उनके हाल पर छोड़ देती है। जो लोग नीलामी जीतते हैं उनको खौफ का और कई सरकारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पीयूष जैन ने मांग की है कि अगर सरकार नीलामी का आयोजन करती है तो फिर उसके बाद नीलामी जीतने वाले शख्स का पूरा साथ दे, ना केवल जो रजिस्ट्री की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी कराए, बल्कि कब्जा हासिल करने में भी सरकार की ओर से मदद मिलनी चाहिए। तो ये थी इस हफ्ते की कहानी। इस जैसे तमाम किस्से कहानियों के लिए जुड़े रहें मेरे यानी जितेंद्र दीक्षित के साथ NDTV पर। कैमरामैन संदेश बायकर के साथ जितेंद्र दीक्षित, NDTV।